जमाने से जो डरते हैं जलीलो खार होते हैं, बदल देते हैं जो माहौल वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे, चप्पू जो खुद चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। मित्र, आज की वीडियो में जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हम बाय ट्रिक जो है कुछ अनुच्छेद को आपको याद करने का जो है वो तरीका था कि आप ट्रिक के माध्यम से 5, 6, 7 अनुच्छेद को जो है आर्टिकल्स को एक बार में याद कर सकते हैं। तो आज की इसी कड़ी में जो है आज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत छोटा है लेकिन हाँ, वो ट्रिक के माध्यम से आपको तुरंत याद हो जाएगा। जो दो तरह का दो ट्रिक होगा। एक जो है आपका जो आपका डीपीएसपी है, जो भाग 4 है संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां से जो है एक है, जैसे उसका भी हम बता देंगे। और एक जो है आपका वो जो भाग 5 है जिसको संघ बोलते हैं, द यूनियन, जिसमें कि आर्टिकल जो है आपका 52 से लेकर के 151 तक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। और उसमें बहुत छोटा है, कोई ये नहीं है। तो सबसे पहला जो हमने कहा कि जो हम आपको भाग 4 का जो है छोटा सा है ना, भाग 4 में डीपीएसपी में जो है, पहले हम वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें भाग 4 में जो है जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी बोलते हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो है आर्टिकल आपका है ना मित्र, ये आता है 36 से 51, है ना, 36 to 51 जो है ये आर्टिकल आता है। और इसी के बीच में जो है आपको यह वाला जो है आ जाएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें है, देखिए, आपको याद रखना है दमन, दो, मो और नो। यह जो दमन है इसमें 3 आर्टिकल जो है आप तुरंत समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, इसको आप यहाँ पर जो है 41 से लिख दीजिए, और ये 42, और ये अनुच्छेद जो है 43, मतलब 43 आर्टिकल हो गया। अब जो दमन है इसमें 2 से क्या याद रखना है, यह जो है कुछ दशाओं में, है ना, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, वह इसमें आएगा। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। यह देखिए, अब आपको यह लगेगा कि सर आप तो ट्रिक बता रहे हैं 2 से, कि यहां 2 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहां कुछ है, दशाओं यहां है। तो थोड़ा सा जो है ये याद रखने के लिए, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, या अगर आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जो है प्राप्त करना वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह जो है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है, 41 के अंतर्गत। और यह जो दमन है इसमें 2 का तो आप समझ गए कि कुछ दशाओं में। अब आपको लग रहा है कि जब 2 से होना चाहिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का या और में जिससे वो स्टार्ट होता था उसी से वहां यहाँ का सामने का भी वर्ड स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ 2 से है और यहाँ कुछ है। तो खैर ये जो है आपको एक्सेप्शन में है, लेकिन आपको समझने के लिए याद रखना होगा कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, यह जो है दमन का 2 से हुआ। और फिर जो है मो से जो है मित्र, यह है मनोचित दशा। ये क्या है, मनोचित दशा, है ना, मनोचित दशा, मो से हो गया मनोचित दशा। अब मनोचित दशा में क्या क्या है ना, मनोचित दशा मतलब जो मन के अनुसार उचित हो, जो मनोचित है वह उस दशा में जो है, अगर कहा जाए मनोचित दशा का कोई आर्टिकल है तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, 42, है ना। तो 42 में मनोचित दशा है। और इसमें क्या है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, इसको अगर समझना है, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, मतलब ऐसा कार्य जो मनोचित हो और न्याय संगत हो, तो न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, ठीक है, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यह दोनों ही चीज में है, तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। यह जो है आपका किसमें आएगा, आर्टिकल 42 में, 42 में, ठीक है, सहायता उपलब्ध कराना। इसमें अगर आप एग्जाम्पल के लिए लेना चाहते हैं, है ना, मनोचित दशा या न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, इसका अगर एग्जाम्पल लीजिएगा तो गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना। अगर महिला गर्भवती है ना, गर्भवती महिला द्वारा जो है कठोर कार्य आपको नहीं करवाना है।
कठोर कार्य नहीं करवाना। तो इसमें देखिए यह आर्टिकल भी आपको याद हो जाएगा अगर आप दमन को याद रखते हैं। क्या? तो 2 से कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, यह अनुच्छेद 41 है। और मनोचित दशा, न्यायसंगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यह जो है इसका एग्जाम्पल में गर्भवती महिला द्वारा कठोर कार्य न करवाना, यह किस में है? तो यह आपका अनुच्छेद जो है 42 में है, 42। ठीक है। अब है 9 से, यह जो 9 हो गया, 2 हो गया, मोह हो गया, 9 से है निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब मजदूरी इतना होना चाहिए कि जो है निर्वहन हो जाए। देखिए कोई भी काम जो आदमी करता है वह आजीविका के लिए करता है, तो कम से कम इतनी मजदूरी होना चाहिए कि उसका निर्वाह जो है, उसके साथ उसके परिवार का निर्वाह भी या भरण पोषण आसानी से हो सके, इतनी मजदूरी जो है वो होनी चाहिए। यह आर्टिकल जो है डीपीएसपी का कितना है? 43 में है। देखिए इसमें डीपीएसपी में 36 to 51 आर्टिकल है, लेकिन हम आपको बीच का कुछ आर्टिकल जो ट्रिक पर बेस्ड है हम उसको बता रहे हैं। अभी हम जैसे मान लीजिए हमने उपराष्ट्रपति को भी बताया, उसमें जो ट्रिक 22 था, जो राष्ट्रपति भी था, तो वो हम सिर्फ उसी आर्टिकल्स को टच कर रहे हैं जो कि बाय ट्रिक है। उसमें और भी आर्टिकल्स हैं, उसको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको हम अच्छे से, जैसे राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, तो जब हम राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, प्रेसिडेंट, तो उसमें हम लोग बेहतर ढंग से उसको पढ़ेंगे। ये हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो ट्रिक के माध्यम से है ना। तो निर्वाह योग्य मजदूरी, या इसको कह सकते हैं इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके, है ना, इतना वेतन दिया जाए कि परिवार का भरण पोषण हो सके, या इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके, परिवार चल सके। तो यह जो है मित्र सिर्फ बस दमन में ये 3 ही था जो कि आपका डीपीएसपी से, है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक आर्टिकल्स में था। अब यहां पर देखिए अगर आप इस तीनों में से कोई भी आता है कि मनोचित दशा या न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, तो कौन सा होगा? आर्टिकल 42, जो कि आप दमन में ही देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहां से एक हो गया। अब जो है कुछ आर्टिकल्स जो है वो लगातार, तो सब में तो वो ट्रिक बैठेगा नहीं, कहीं कहीं पर ट्रिक सेट करता है, कहीं कहीं पर नहीं करता है। तो ये सिर्फ आपको हमने भाग 4 के बारे में कहा। अब जो है कुछ आर्टिकल्स जो है इससे हट करके है ना, भाग 4 के अलावे भी है। ठीक है। तो अब देखिए भाग 4 से अब आ जाइए भाग 5 में, है ना, भाग 5। अब भाग 5 में आप जानते ही हैं कि यूनियन है, द यूनियन, है ना, संघ जिसको बोलते हैं, संघ। और आप जानते हैं कि इसका जो आर्टिकल है वह कितना है? तो यह 52 से 151, 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक जो है यह आपका क्या है? संघ है, द यूनियन या संघ है। तो यह अब इसमें एक ट्रिक है छोटा सा, जो हमको लगता है कि आपको पता भी होगा। खैर हम ऐसा नहीं हो जाए कि भूमिका बहुत बड़ी हो जाए और मटेरियल बहुत छोटा हो जाए, हमको इसका भी डर रहता है। खैर कोई बात नहीं। तो देखिए मित्र, यह जो है इसमें आपका एक ट्रिक है, वह है सरला, सर, है ना, सरला। अब देखिए इस सरला में आप, हमको लगता है आपको सरला पता ही होगा। स्व से जो है ये आपका, है ना, स्व से हो गया संसद, और रो से राज्यसभा, संसद, रो से राज्यसभा। अब देखिए यहां पर जो है आपका सरला में जो है ये 79 आर्टिकल है, ये जो है 80 में है, और यह जो है 81 में है। ठीक है। संसद, राज्यसभा, और ये हो गया लोकसभा, लोकसभा। ठीक है। तो अगर संसद आता है तो वह 79, और राज्यसभा 80, और लोकसभा 81। यह अगर आप सरला याद रखते हैं तो आपको आसानी से आ जाता है। संसद, अब इसके बारे में आप जान ही रहे हैं, है ना, कि संसद भवन का जो है निर्माण किसने करवाया था? संसद भवन का निर्माण निर्माण, ये मेरे चैनल का जो नाम निर्माण है वही आ जाता है। ठीक है, भवन का निर्माण। तो आप जानते हैं एडविन लुटियंस और बेकर्ड, एडविन लुटियंस, और कौन था? बेकर्ड, है ना। एडविन लुटियंस और बेकर्ड के द्वारा जो है पार्लियामेंट सबका जो है इसका निर्माण करवाया गया। आप जानते हैं जो नया संसद भवन बना है, जिसका डिजाइन
विमल पाठक ने किया है, वो भी आपको बहुत बार जो है करंट अफेयर्स में पूछा गया था एग्जाम में भी। तो यह जो है भवन निर्माण एडविन लुटियंस और बेकेट के द्वारा किया गया। और संसद भवन को, संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहते हैं। और यह शब्द जो पार्लियामेंट इजाद किया गया, जो लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ये भी आप लोग भली प्रकार से जान ही रहे हैं, है ना। यह जो है फ्रांस से यह शब्द लिया गया है, पार्लियामेंट। और जबकि संसद की जननी जो है, संसद की जननी किसको बोलते हैं? तो इसकी जननी मतलब क्या होता है? जो जन्म देने वाली है, जो माँ है ना। तो यह जननी जो है ब्रिटेन को कहा जाता है, याद रखिएगा। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी आप कहते हैं या यूके भी आप कहते हैं। तो वह जो है संसद की जननी किसको कहेंगे? ब्रिटेन को। और संसद के बारे में क्या? तो इसका 3 अंग है, जानते ही हैं। संसद के 3 अंग हैं और इसके जो है दो सदन हैं। 3 अंग और 2 सदन। देखिए ये सब तो आपको पता ही होगा, खैर कोई बात नहीं। 3 अंग 2 सदन। 3 अंग संसद के कौन कौन हैं? आप जान ही रहे हैं। लोकसभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति। यह तीनों जो हैं इसके अंग हैं, किसके? संसद के। और इसके 2 सदन भी आप जान ही रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, 3 हो गया। और हाँ, अब जो है राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है, या भाग 5 के अनुच्छेद 80 में जो है किसकी चर्चा है? तो राज्यसभा की चर्चा है। और राज्यसभा जो है इसका कभी भी विघटन नहीं होता, यह बात तो आप जानते ही हैं। राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता। खैर देखिए, इन चीजों को हम पार्लियामेंट में जब संसद पढ़ाएंगे उसमें हम लोग बेहतरीन ढंग से देखेंगे, लेकिन छोटा सा जो है आपके सामने ये एक रख देते हैं। तो राज्यसभा का जो है विघटन कभी नहीं होगा। यह अस्थाई सदन है, इसलिए इसका विघटन कभी भी नहीं होता है। इसे अस्थाई सदन, या इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन कहिए, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? उच्च सदन भी कह सकते हैं, है ना। उच्च सदन भी कह सकते हैं, या इसी को आप अप्रत्यक्ष सदन भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष सदन भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों इसी का नाम है ना। तो अस्थाई सदन, उच्च सदन या अप्रत्यक्ष सदन, ठीक है ना। इसके निर्माण में कौन? जनता जो है भाग नहीं लेती है। और जब जिस भी सदन के निर्माण में जनता भाग नहीं लेती, वह कौन सा सदन होगी? वह अप्रत्यक्ष सदन होगी। इसके बनस्पत अगर आप लोकसभा में कहिएगा तो लोकसभा में जो है जनता भाग लेती है, इसलिए यह क्या है? प्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन। तो प्रत्यक्ष सदन किसको कहेंगे? लोकसभा को कहेंगे। हाँ, अस्थाई सदन किसको कहेंगे? राज्यसभा को। उच्च सदन भी राज्यसभा को, और प्रत्यक्ष सदन भी किसको कहेंगे? राज्यसभा को। और इसमें जो है मंत्रिमंडल नहीं बैठता है ना, और न ही इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है ना। तो इसमें मंत्रिमंडल बैठेगा। मंत्रिमंडल किसमें? इसमें नहीं बैठता है, राज्यसभा में। और जो है यहां पर आपका प्रधानमंत्री भी जो है, प्राइम मिनिस्टर भी जो है इसके अथी से नहीं बनता है। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सदन। अगर कहा जाए राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहते हैं, इसका 2 कारण है। एक तो जनता इसमें भाग नहीं लेती है, और दूसरा मंत्रिमंडल नहीं, और तीसरा क्या है कि इसमें जो है प्रधानमंत्री भी जो है इसमें नहीं भाग लेते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, और इसलिए जो है इसको आप क्या कहिएगा? तो यह आपका अस्थाई सदन या अप्रत्यक्ष सदन जो है कहा जाता है। मूल कारण यही है। और कहीं कहीं इसको जो है आपको द्वितीय सदन भी कहा जाएगा। द्वितीय सदन, है ना, द्वितीय सदन। लेकिन देखिए, अगर यदि यहां पर प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, लेकिन अगर कह दिया उच्च सदन, तो उच्च सदन कौन हो जाएगा? उच्च सदन राज्यसभा हो जाएगा, है ना। और निम्न सदन कौन हो जाएगा? वह आपका लोकसभा हो जाएगा। और इसका चर्चा लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की चर्चा कौन सी हो गई? अनुच्छेद 81। और इसको प्रत्यक्ष सदन भी कह सकते हैं, या इसका कार्यकाल आप जानते ही हैं, 5 वर्ष से पहले भी इसको विघटन किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी विघटन जो है इसका किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, याद रखिएगा। 5 वर्ष से पहले इसका विघटन किया जा सकता है। और यह एक अस्थाई या निम्न सदन है। यह भी हमने कहा था, अस्थाई मतलब कि जो अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, या इसको निम्न सदन भी आप कह सकते हैं, निम्न सदन। और इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में जो है बहुमत, लोकसभा के
बहुमत के आधार पर, है ना, के आधार पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है बनते हैं, लोकसभा के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद भी लोकसभा में बैठते हैं। और इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद भी जो है लोकसभा में ही बैठता है ना। इसलिए इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, है ना, प्रथम सदन भी कहते हैं। और इसका चुनाव जनता सीधे करती है। इसका चुनाव जो है किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा सीधे होता है, इसलिए इसको जनता का सदन, है ना, इसका चुनाव जनता द्वारा सीधा होता है, इसलिए लोकसभा को क्या बोलते हैं, जनता का सदन। यह भी याद रखिएगा कि जनता का सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को, जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो मित्र यहां जो इसको, इस वीडियो को बताने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि यह तीनों ही ट्रिक जो है, एक दमन वाला और एक सरला वाला, 3 आर्टिकल इससे, 3 आर्टिकल इससे, 6 आर्टिकल जो है आपको तुरंत याद हो सकता है अगर आप इसको याद रख सकते हैं। दमन 41 से स्टार्ट होगा, 41, 42, 43, और जो सरला है 79, 80, 81। तो ठीक है मित्र, अभी जो है आज इस वीडियो को यही एंड करते हैं, लेकिन साथ ही जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ताकि मैं और उत्साहित होकर के अगला वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं और एक अच्छा कंटेंट जो है आपको दे सकूं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।